गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सार्थक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान के नए वीडियो उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। और ड्राई फार्मिंग राजस्थान जैसे राज्य की जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। तो शुष्क खेती के संदर्भ में अपने एक सिद्धांत अपनाया था, फसल चक्र का सिद्धांत अपनाना था। ठीक है, खेत में अपनी फसल को बदल बदल कर बोते हैं तो मृदा की सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहती है और उत्पादकता भी हमें अच्छी प्राप्त होती है। दूसरा हमने पढ़ा था मिक्स्ड क्रॉप, मिश्रित फसल। और शुष्क प्रदेश में या अर्ध शुष्क प्रदेशों में अपन मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। मिश्रित खेती का मतलब एक ही स्थान पर उसी जगह पर उसी समय में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन एक साथ लेना होता है, उसे मिश्रित फसलें कहते हैं। तो पहला सिद्धांत फसल चक्र का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत मिश्रित फसलों के सिद्धांत को अपना करके शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और शुष्क खेती के संदर्भ में एक और विशेष महत्वपूर्ण क्रिया है, वो क्रिया है भू परिष्करण। भू परिष्करण, भू का मतलब भूमि और परिष्करण का मतलब है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी कि जो भूमि के अंदर इस प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करें कि शुष्क क्षेत्र में भी फसल सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सके। तो आज का टॉपिक अपना आएगा जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे भू परिष्करण। क्या इसके उद्देश्य हैं या बोर्ड पे मैंने लिख दिए, इसकी डेफिनेशन और इनके कौन कौन से प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा भू परिष्करण। किसे कहते हैं? मृदा को तैयार करके भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियां पैदा करने की क्रिया। मृदा को तैयार करके भूमि में फसलों की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियां उत्पन्न करने की जो क्रिया है, इस क्रिया को भू परिष्करण कहते हैं। मतलब केवल कोई भी खेती या किसी भी क्रॉप फसल खेत में लगाते हैं तो सबसे पहले कृषि पद्धति की क्रियाकलापों से हमें गुजरना है। और उस पर कृषि पद्धति क्रियाकलापों में पहला क्रियाकलाप है वो है अपना कौन सा? जुताई। तो जुताई नहीं पता है, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना मतलब क्या हुआ? जुताई करना। जुताई का मतलब क्या हुआ? मिट्टी को उलट पुलट करना ताकि मिट्टी पूरी पूरी मिक्स हो जाए और इस प्रकार से तैयार हो जाए, पोली हो जाए, भरपूरी हो जाए ताकि फसल सफलतापूर्वक उस मिट्टी में सर्वाइव कर सके। तो ये जो प्रक्रिया पूरी प्रोसेस खेत में संपादित की जाती है, इस पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस को भू परिष्करण के नाम से जानते हैं। क्या इसके उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, दूसरा मृदा को उलट पुलट करना, पोली बनाना और मृदा की कठोर सतह को तोड़ना। भूमि की ऊपरी सतह पर क्या होता है कि भूमि के अंदर गहराई में बहुत ही नमी होती है, लेकिन भूमि की ऊपरी परत है वो थोड़ी 2 या 3 सेंटीमीटर का एरिया जो ऊपर का है वो परत कठोर हो जाती है। कठोर हो जाने के कारण बादल सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अपन भू परिष्करण की क्रिया के माध्यम से भूमि की ऊपरी परत को तोड़ करके इसकी फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल भौतिक परिस्थिति उपलब्ध करवा सकते हैं पादप को। खड़ी फसलों में अंतर किया करना। खड़ी फसल है, खड़ी फसल के साथ अपन कोई अन्य प्रकार की फसल भी बोना चाहे हो सकते हैं। कीट पतंगों को नष्ट करना, मृदा में सूर्य का प्रकाश सभी में बराबर पहुंचाना और भूमि की आकृति को तैयार करना जैसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपन खेत में भू परिष्करण की क्रिया को संपादित करते हैं। 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे।
कि भूपरिष्करण क्या है और इनके उद्देश्य को अपन किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। खेत में भूपरिष्करण की क्रिया सबसे ज़्यादा महत्व रखती है और इसी भूपरिष्करण की भूपरिष्करण एक खेती में सबसे महत्वपूर्ण जाने वाली क्रिया है। ये खेती का प्रथम कदम है, यानी कि जब अपन किसी भी फसल की खेत में बुआई करते हैं तो उससे पहले हमें सबसे पहले जुताई करनी होती है और जुताई करना ही आपका एक भूपरिष्करण है। तो किसी भी फसल की खेत में बुआई करने से पहले हमें भूपरिष्करण करना पड़ता है और इस क्रिया के द्वारा बीज और पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी को अनुकूल बनाया जाता है, यानी कि मिट्टी को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि सफलतापूर्वक बीज अंकुरित हो सके और अंकुरित होने के बाद भी वो सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सके, जैसी कंडीशन योग की जाती है। एक वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है जेंथ्रो टूल। जेंथ्रो टूल ने सन 1731 में भूपरिष्करण का एक वैज्ञानिक आधार बताया था और उनकी ये अवधारणा थी कि पौधे मिट्टी के बारीक कणों का अवशोषण करके बड़े होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से मिट्टी के कणों को बारीक बनाया जाए। यानी कि उनका कहना था, उनकी अवधारणा थी जेंथ्रो टूल की कि भी मिट्टी के अंदर पादप की जड़ें जाती हैं और वहीं से पादप पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। तो मिट्टी को जितनी हो सके इतनी बारीक से बारीक बनाने की कोशिश करें ताकि जितने भी प्रकार के मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व है वो पादप के द्वारा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिए जा सके। भूपरिष्करण की क्रिया के द्वारा मिट्टी के ढेलों का आकार, मृदा में जैविक पदार्थ तथा पानी एवं वायु की मात्रा और उसका वितरण और मृदा के कणों का घनत्व एवं पैकिंग को प्रभावित कर खेत की उपयुक्त भौतिक दशा तैयार की जाती है। यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, उसको तोड़ा जाता है और ये सब उद्देश्य भूपरिष्करण के उद्देश्य। भूपरिष्करण का मुख्य उद्देश्य है खेत या बीजों की क्यारियाँ ऐसे तैयार हो कि बीज का अंकुरण सफलतापूर्वक हो सके, पौधों की वृद्धि हो सके, विकास ठीक ढंग से हो सके, खरपतवार नष्ट हो जाए और पौधों के बढ़ने फलने फूलने में कोई किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे। तो ये है इसका उद्देश्य, यानी कि पौधे में बीज का अंकुरण बढ़िया ढंग से हो, पौधा सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सके। पहला, खरपतवार को नष्ट करना। भूपरिष्करण का मतलब है खरपतवार को खेत से हटाना महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। अब क्या होता है कि फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं और ये अवांछित पौधे क्या करते हैं कि नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके दौरान जो पोषक तत्व और खनिज तत्व पौधे को मिलने चाहिए वो कौन कर लेती है, खरपतवार अवशोषित करके पादप को काफ़ी हानि पहुंचाने का कार्य करती है। तो भूपरिष्करण की क्रिया के द्वारा आप खरपतवार को नष्ट करके ये अपना उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। मृदा को उलट पुलट करना या ऊपर नीचे करना जैसे प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसमें आप जुताई के कार्य के द्वारा एरो की सहायता से, कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करके ये कार्य संपादित कर सकते हैं। अब मृदा की कठोर सतह तोड़ना, इसमें क्या होता है कि काफ़ी कर्षण कार्य करने से मृदा के नीचे कठोर सतह का निर्माण हो जाता है, जिससे पानी व हवा का आवागमन है वो वहाँ पर रुक जाता है, जिसके कारण इसके अंदर मिट्टी के अंदर रहने वाले लाभदायक जीवाणु सर्वाइव नहीं कर पाते। जल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो विशेष प्रकार के कृषि यंत्रों की सहायता से उस परत को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। अवशेष मृदा के अंदर दबकर सड़ने के बाद पोषक तत्वों में बदल जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता भी बढ़ती है। तो आप इस प्रकार से अवमृदा की परत को तोड़ करके कुछ कार्बनिक पदार्थ भूमि के अंदर दबा करके मृदा की उर्वरता क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। खड़ी फसल में अंतः क्रियाएँ कर सकते हैं। खड़ी फसल सिंचाई के बाद ऊपरी सतह पर दरारों को तोड़ना,
खरपतवार को हटाना, नाइट्रोजन को मृदा में मिलाना इत्यादि प्रकार की मृदा की सतह पर पलटवार करना आदि प्रोसेस के माध्यम से आप अंतःस्य क्रिया के माध्यम से दूसरी फसल भी साथ में बो सकते हैं। कीट पतंगों का नष्ट होना, भूपरिष्करण की क्रिया के द्वारा ऐसे हानिकारक कीड़े और मकोड़े भूमि के अंदर रहते हैं तो उनको भी सफलतापूर्वक नष्ट किए जा सकते हैं। मृदा में बराबर सूर्य का प्रकाश पहुंचाना जैसा कार्य भी अपन संपादित कर सकते हैं। तो मृदा के भरपूरी होने पर हवा के साथ सूर्य का प्रकाश भी अंदर जाता है तो भूमि को गर्म करता है और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को शक्ति बढ़ती है और अवांछित जीवों को हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार से लाभदायक जीवाणुओं में तो वृद्धि होगी और हानिकारक जीवाणु उस प्रकाश को सर्वाइव नहीं कर पाने के कारण वो नष्ट हो जाएंगे। भूमि को आकृति प्रदान करना यानी कि आकृति तैयार देना, तो इसमें आप मेड़ कर सकते हैं, कुड़ बना सकते हैं, क्यारियाँ तैयार कर सकते हैं और ऊंची ऊंची क्यारियाँ, डोलियाँ इत्यादि बनाने का कार्य भी आप भूपरिष्करण की क्रिया के माध्यम से संपादित कर सकते हैं। इस प्रकार आप पानी व हवा की उपयुक्त मात्रा होने से बहुत सी रासायनिक संबंधित क्रियाएं समान रूप से होती है जिससे जीवाश्म पदार्थ सड़कर पोषक तत्वों में बदल जाते हैं और ये भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने का कार्य संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से अपन भूपरिष्करण के इस कार्य को संपादित करके इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है ताकि बीज का अंकुरण सफलतापूर्वक हो सके और इन्हीं के साथ साथ पौधा अंकुरण होने के बाद भी सफलतापूर्वक सर्वाइव करके हमें अच्छी उत्पादकता हासिल करवाए। भूपरिष्करण की परिभाषा और उनके उद्देश्य डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे भूपरिष्करण की प्रकार। भूपरिष्करण प्रक्रिया के आधार पर भूपरिष्करण दो प्रकार का, एक प्राथमिक या प्रारंभिक भूपरिष्करण और दूसरा द्वितीयक भूपरिष्करण। ठीक है, अब प्रारंभिक भूपरिष्करण करने के बाद द्वितीय प्रकार के भूपरिष्करण को संपादित किया जाता है। खेत में बीजों की बुआई से पूर्व, खेत में बीजों की बुआई से पूर्व भूमि में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, भूमि में जो क्रियाएं संपादित की जाती है उसे प्रारंभिक या प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे खेत की जुताई करना, डेले पड़े उसको तोड़ना, खेत का समतलीकरण करना, एरो कल्टीवेटर चलाना, खेत में खाद और उर्वरक मिलाकर उसको मिक्स करना, पाटा लगाना, पाटा लगा करके खेत को समतल करना, क्यारियां बनाना या इसको तैयार करना जैसे कार्य बीजों की बुआई से पहले खेत में किए जाते हैं। तो इसे प्राथमिक भूपरिष्करण या प्रारंभिक स्तर में की जाने वाली एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। और इन प्राथमिक भूपरिष्करण की क्रिया में भारी कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जैसे एरो है, पाटा है, कल्टीवेटर है इत्यादि प्रकार के कृषि यंत्र काम में लिए जाते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण हो जाता है, उनके कुछ समय पश्चात अपन द्वितीय भूपरिष्करण खेत में करते हैं। यानी कि बीजों की बुआई हो जाती है खेत में, बीजों की बुआई के बाद खेत में अपने बीज बो लिए, इसका अंकुरण हो गया और पौधे थोड़े बहुत बड़े हो गए, उनके बाद खेत में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी या अंतःस्य क्रिया की जाती है उसे द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे कि आपने खेत के अंदर बीज बोए, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश खेत में बीजों का अंकुरण कम हो पाया तो उसकी जगह पर आप उसी के जैसे समान पौधों का क्या करना, रोपण करोगे। अब क्या करोगे, रोपण करोगे तभी आपकी फसल बराबर तरीके से सर्वाइव करेगी। अन्यथा क्या होगा कि एक खेत है, इस खेत में आधे बीज तो अंकुरित हो गए लेकिन कुछ नहीं हुए तो आपने दोबारा छिड़काव विधि से डालने की कोशिश की तो इनका अंकुरण देरी से होगा, तो ये पौधे छोटे रह जाएंगे और ये बड़े रह
प्लांट का रोपण करें, पौधों की संख्या, पौधे ज्यादा उग गए खेत में तो आप उखाड़ कर उसको कम कर, ये भी द्वितीयक भूपृष्ठकरण में आएगा। जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए वायु संचार करना, मिट्टी को कोने बनाना खुरपी की सहायता से या फिर कुदाली की सहायता से या फिर कल्टीवेटर की सहायता से कार्य संपादित कर सकते हैं। और इस द्वितीयक प्रकार के भूपृष्ठकरण में क्या होता है कि खेत में बीज, खेत में फसल खड़ी होती है और खड़ी फसल के साथ हमें भूपृष्ठकरण की कार्य को संपादित करना है। तो इस संदर्भ में हम कृषि या इस प्रकार के भूपृष्ठकरण में हल्के कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार का भूपृष्ठकरण होता है, प्रारंभिक या प्राथमिक भूपृष्ठकरण और द्वितीयक भूपृष्ठकरण। प्रारंभिक भूपृष्ठकरण में बारीक कृषि यंत्र जैसे एरो है, ट्रिपल एरो है, डबल डिस्क एरो है, कल्टीवेटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। द्वितीयक भूपृष्ठकरण में हल्के कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं जैसे खुरपी है, कुदाली है, कल्टीवेटर इत्यादि प्रकार के कृषि यंत्र। इसके अलावा भी ऐसे कुछ आधुनिक भूपृष्ठकरण हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। एक होता है आधुनिक भूपृष्ठकरण, दूसरा शून्य भूपृष्ठकरण और संरक्षण भूपृष्ठकरण। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, शून्य भूपृष्ठकरण क्या होता है। ये प्रारंभिक भूपृष्ठकरण और द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अतिरिक्त भी ऐसे कुछ भूपृष्ठकरण की क्रिया है, जिसमें पहला है आधुनिक भूपृष्ठकरण, मॉडर्न, यानी कि वर्तमान समय में किया जाने वाला भूपृष्ठकरण। अब किसान है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि कृषकों किसानों के द्वारा अपनाया जाने वाला परंपरागत भूपृष्ठकरण टिकाऊ कृषि के लिए सही नहीं है। यानी कि परंपरागत, एक होता है परंपरागत यानी कि पुराने जमाने से जो बैलों के द्वारा या इस प्रकार से किए जाने वाले होते तो परंपरागत भूपृष्ठकरण, और एक ट्रैक्टर की सहायता से या मशीनों की सहायता से, मशीनरी के माध्यम से किए जाने वाला भूपृष्ठकरण होता है, तो वो होता है आधुनिक भूपृष्ठकरण। लेकिन आधुनिक भूपृष्ठकरण का तात्पर्य उन भूपृष्ठकरण क्रियाओं से है जिनका क्रियान्वयन वर्तमान में विद्यमान भूपृष्ठकरण से उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए किया गया। यानी कि पहले जो परंपरागत स्रोत है जिससे अपन भूपृष्ठकरण क्रिया कर रहे थे, ठीक है, उसी की समस्या को दूर करने के लिए आधुनिक भूपृष्ठकरण को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। तो बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ऐसा है वो किया जाता है। अब परंपरागत भूपृष्ठकरण का सिद्धांत अब न्यूनतम या जीरो भूपृष्ठकरण का रूप ले चुका है और कम किया भूपृष्ठकरण, संरक्षण भूपृष्ठकरण और शून्य भूपृष्ठकरण, इसको क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो इसमें नेक्स्ट है कम किया हुआ भूपृष्ठकरण। कम किया हुआ भूपृष्ठकरण का मतलब क्या हुआ कि आधुनिक भूपृष्ठकरण की वह प्रणाली, आधुनिक भूपृष्ठकरण की वह प्रणाली जिसमें प्राथमिक भूपृष्ठकरण की क्रियाओं का द्वितीयक भूपृष्ठकरण की क्रियाओं से तालमेल किया जाता है, जिससे कि भूपृष्ठकरण की परंपरागत रूप से की जाने वाली क्रियाओं की संख्या कम हो जाए। मतलब जो परंपरागत जमाने से जो भूपृष्ठकरण किया जाता है उनको कम करने के लिए इसमें प्रारंभिक भूपृष्ठकरण और द्वितीयक भूपृष्ठकरण दोनों को सम्मिलित रूप से मिला करके की जाने वाली क्रियाओं को कम किया हुआ भूपृष्ठकरण कहते हैं। दूसरा न्यूनतम भूपृष्ठकरण क्या है, आधुनिक भूपृष्ठकरण की वह प्रणाली जिसमें भूपृष्ठकरण की संख्या को काफ़ी हद तक कम किया जाता है, काफ़ी हद तक कम किया जाता है, जिससे कि फसल की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो जाए। यानी कि फसल को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी भूपृष्ठकरण की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा 0% भी आप भूपृष्ठकरण की क्रिया को खेत में नहीं करें, ताकि उपज में भी कोई क्षति नहीं आए और आपका भूपृष्ठकरण की क्रिया भी खेत में संपादित हो जाती है। तो इसको कहते हैं न्यूनतम भूपृष्ठकरण। यानी कि फसल को जितनी
भूपरिष्करण की आवश्यकता है उससे कम करने की कोशिश करना, ताकि फसल को क्षति हानि भी कम हो और आपकी उपज भी कम नहीं पड़े। तो इस प्रकार के भूपरिष्करण को न्यूनतम भूपरिष्करण कहते हैं। अगला है शून्य भूपरिष्करण। शून्य भूपरिष्करण मतलब बिल्कुल ही नहीं करना। क्या हुआ, क्या है ये शून्य भूपरिष्करण? भूपरिष्करण की वह प्रणाली है जिसमें फसल की बुआई बिना क्यारियां बनाए, क्यारी में फसल की बुआई नहीं करना, या फिर खेत की तैयारी से सीधे मिट्टी में उचित गहराई पर पूर्व फसल के अवशेषों के साथ, यानी कि आप दूसरी कोई भी फसल बोना चाहते हैं तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, भूपरिष्करण में पहली प्रोसेस क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो अब हमें शून्य भूपरिष्करण करना है। शून्य भूपरिष्करण का मतलब क्या हुआ कि जब अपन खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, जुताई कर रहे होते हैं, तो उसी जुताई के साथ साथ फसल को खेत में बोना, और उस दौरान भले ही फसल के अंदर पहली फसल के अवशेष सो पड़े अंदर, उन्हीं अवशेषों के बीच में जुताई प्रारंभिक भूपरिष्करण के साथ ही खेत में बुआई का कार्य संपादित कर लेना, जिसे शून्य भूपरिष्करण कहते हैं। यानी कि अदर एक्टिविटी कोई नहीं करनी, नी पाटा लगाना, नी कल्टीवेटर चलाना, सीधी हैरो की सहायता से जब आप जुताई कर रहे होते हैं तो जुताई के साथ साथ ही आप बीजों की खेत में सीधी बुआई करना शून्य भूपरिष्करण कहलाता है। अगला है संरक्षण भूपरिष्करण। वह भूपरिष्करण जो किसानों द्वारा कई वर्षों से परंपरा के रूप में फसलों उत्पादन के लिए किया जा रहा है, जिसे स्वस्थ भूपरिष्करण भी कहते हैं। इसमें प्रारंभिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के भूपरिष्करण को सम्मिलित किया जाता है, और इस प्रकार का विशेष उद्देश्य भूपरिष्करण जिसमें कृषि की क्रियाओं को तीव्रता परंपरागत भूपरिष्करण से कम होती है। फसल के अवशेष भूमि में मिलाने हटाने के बजाय भूमि की सतह में दबाए रखते हैं, ताकि मृदा एवं जल का भी संरक्षण हो जाता है। तो यानी कि जो पहले अपने खेत के अंदर फसल खड़ी होती है तो उनको किसान क्या करता है कि उन अवशेषों को खेत से हाथों की सहायता से या कल्टीवेटर की सहायता से इकट्ठा करके या तो जला लेता है या फिर एक तरफ एकत्रित करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, इस प्रकार की भूपरिष्करण क्रिया के माध्यम से ही उसे भूमि के अंदर क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, ताकि दब जाएगा तो सड़ गल करके कार्बनिक खाद का निर्माण कर लेगा और मृदा और जल के संरक्षण को भी संरक्षण प्रदान करेगा। यानी कि ये मल्च के रूप में काम करेगा, पलवार के रूप में काम करेगा, तो आपकी मृदा सुरक्षित बनी रहेगी और मिट्टी के अंदर नमी का भी संरक्षण करके रखेगी। तो इस प्रकार भूपरिष्करण की जो क्रिया संपादित की जाती है इसे संरक्षण भूपरिष्करण कहते हैं। तो ये आधुनिक कम किया हुआ भूपरिष्करण, न्यूनतम शून्य और संरक्षण। अब अपन ग्रीष्मकालीन कर्षण क्रिया के माध्यम से भी ये कार्य संपादित कर सकते हैं। गीला भूपरिष्करण कर सकते हैं, जिसमें आप चिकनी या दोमट मिट्टी में ये कार्य संपादित कर सकते हैं। मिट्टी का दबाव कर सकते हैं, बुआई के लिए खेत की तैयारी और क्यारियां बनाना। अब भूपरिष्करण में कौन कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं, यानी कि अपन बात कर रहे थे भूपरिष्करण की क्रिया में कौन कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। वो पहला है देसी हल, ठीक है, जिसकी सहायता से अपन जुताई कर सकते हैं, निराई गुड़ाई का कार्य संपादित कर सकते हैं और बुआई का कार्य संपादित कर सकते हैं। ये कार्य कर सकते हैं। मिट्टी पलटने वाला हल और मिट्टी पलटने वाले हल से अपन मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे। इसके अलावा खेत की जुताई के लिए मेड़ बनानी है, यदि हमें गन्ने की नालियाँ बनानी है तो अपन इस हल का प्रयोग करेंगे। कुड़ बनाने हैं तो इसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हल, पंजाब हल, शाबाश और विक्ट्री हल भी आते हैं। इसके अलावा आता है हैरो। हैरो के माध्यम से अपन जुताई का कार्य संपादित कर सकते हैं और ढेलों को तोड़ना,
पौधों के अवशेष को मिट्टी के अंदर दबाना या फिर वहाँ से हटाना, खरपतवार को नष्ट करना और मिट्टी का समतलीकरण जैसे कार्य इस एरो की सहायता से संपादित कर सकते हैं। मार्केट में अलग अलग एरो है, डिस्क एरो, स्पाइक टूथ एरो, स्प्रिंग एरो, नाइफ एरो, रैंक, डेला तोड़क और रोलर जैसे एरो मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अगला भूपृष्ठकरण यंत्र है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की सहायता से खेत में बीजों की बुआई की जाती है। इसी के साथ साथ मृदा की ऊपरी परत, कठोर जो परत होती है, उसको तोड़ने में सहायता प्रदान करता है। मृदा को भरपूरी पोली बनाने के लिए काम आता है। पौधों की यदि अधिक संख्या होगी है तो कम संख्या करना है तो द्वितीयक भूपृष्ठकरण के रूप में कार्य संपादित कर लेगा। इसके अलावा खाद, उर्वरक, मिट्टी चढ़ाना जैसे कार्य संपादित कर लेता है। कल्टीवेटर में डफ टूथ टाइप, डिस्क कल्टीवेटर इत्यादि आते हैं। और ये इसके अतिरिक्त भी भूपृष्ठकरण में खुरपी है, फावड़ा है, कुदाली है, पहिए वाला एरो जो हाथों से खुद किसान चला सकता है, जैसे यंत्र भूपृष्ठकरण की क्रिया में काम में लिए जाते हैं। तो ये आपको बताया भूपृष्ठकरण की परिभाषा, इसका उद्देश्य, इनके प्रकार और इसमें काम आने वाले यंत्रों के बारे में। तो ये था आपकी ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। और शुष्क खेती में आप फसल चक्र, मिश्रित फसल और भूपृष्ठकरण जैसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को संपादित करके आप शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी फसल का उच्च उत्पादन ले सकते हैं। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।